आपके टैंक में पहले से पैरासाइट हो चुका है, मछली को बैक्टीरिया हो चुका है, हार्मफुल एल्गी हो चुका है, आ चुका है, उसके बाद अगर आप यूवी लगा रहे हो तो वो कोई काम नहीं करेगा। The complete book of the marine aquarium. The complete book of the marine aquarium is a fully accessible and groundbreaking reference book which provides expert advice on how to achieve just this. Hi, welcome to Seascapes. नमस्कार, मैं अभिषेक चौधरी, फाउंडर एंड सीईओ सीस्केप्स क्रिएटिव एक्वेरियम प्राइवेट लिमिटेड। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। Hi friends, welcome back. Welcome once again to our next episode, and that is episode number 8, the 8th episode for the series of the complete book of the marine aquarium. आज इस एपिसोड में जो हमारा जो कंटिन्यूएशन पार्ट चल रहा था पिछले कुछ एपिसोड से, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ मरीन एक्वेरियम, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा जो फ्रेश न्यू टॉपिक है, एंड दैट इज मैच्योरेशन टाइम एंड इट्स प्रोसेस। आज हम जानेंगे कि एक नया मरीन एक्वेरियम का मैच्योरेशन टाइम क्या होना चाहिए और उसका क्या प्रोसेस है। इससे पहले हमारे जो पिछले एपिसोड्स थे वहाँ पर आपने बहुत इन्फॉर्मेशन गैदर किए, बहुत सारे नॉलेज हमने शेयर किए, बहुत इन्फॉर्मेशन में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश किया। अब तक के हमारे लास्ट 7 एपिसोड में जो हमने देखे, व्हाट इज़ मरीन एक्वेरियम कैसे होता है, कैसे बनता है, वाइल्ड में मेरीन फिशेस कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, किस डेप्थ में रहते हैं, किस फ्लो में रहते हैं, वर्ल्ड वाइड कहाँ पर मरीन एक्वेरियम का, मरीन फिशेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, कोरल रीफ का डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड वाइड, ये सारे चीज़ हमने जाने। नेक्स्ट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ मरीन एक्वेरियम में हम देखे हैं कि अबाउट रीफ एक्वेरियम कैसा होता है, रीफ एक्वेरियम, फिश ओनली एक्वेरियम कैसा होता है, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होते हैं, फिर एक्वेरियम का वैरायटी ऑफ शेप, साइज, कैबिनेट कैसे होते हैं, वो सब हमने देखे। फिर हीटिंग एंड कूलिंग इफेक्ट, लाइटिंग इफेक्ट, लाइट कितना इंपॉर्टेंट होता है लाइट का फिशेस का पिगमेंटेशन के लिए, वो सारे चीज़ हमने देखे। बैक्टीरियल फिल्टरेशन, बैक्टीरियल प्रोसेस, डीनाइट्रिफिकेशन, डीमिनरलाइजेशन, ये सारे प्रोसेस बैक्टीरिया किस तरह काम करते हैं, फिल्टराइजेशन किस तरह काम करते हैं, वो हमने देखे। फिल्ट्रेशन सिस्टम, कंप्लीट फिल्ट्रेशन सिस्टम, कितने तरह के फिल्ट्रेशन सिस्टम होते हैं, सम क्या होता है, किस तरह से वो काम करते हैं, ये सारे हमने जाने अपने पिछले एपिसोड में। प्रोटीन स्कीमर के बारे में जाने, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में जाने, ओजोन रिएक्टर के बारे में जाने, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में जाने, और हमारा यूवी स्टेरिलाइजर और वाटर फ्लो, वाटर करंट के बारे में हमने जाने। तो ओवरऑल हम अब तक एक मरीन एक्वेरियम बनाने के लिए ओवरऑल हमें डिस्क्रिप्शन मिल चुका है कि मरीन फिशेस कहाँ रहते हैं, किस तरह रहते हैं, और उन्हें हमारे घर में या ऑफिस में रखने के लिए कैसे एनवायरनमेंट में हम उसे रख सकते हैं। तो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज इनका जो प्रोसेस होता है, जो प्रिपरेशन है, वो मैच्योरेशन टाइम और प्रोसेस कि पानी कितने टाइम में मैच्योर होता है, कैसे मैच्योर होता है, कब मछली छोड़ना चाहिए, कब मछली नहीं छोड़ना चाहिए, कैसा लाइट जलाना चाहिए, कब जलाना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं ये जानने के लिए कि ये मैच्योरेशन टाइम होता क्या है और इसका क्या प्रोसेस है और इसके लिए क्या प्रक्रिया फॉलो करना होता है। अभी तक हमने अपना मरीन एक्वेरियम हम लोगों ने बना चुके हैं, अपना टैंक्स चॉइस कर लिया है, फिल्ट्रेशन बना लिया, मशीनरी दे दिया, रॉक, सैंड जो भी देना है, वेब मेकर, लाइट जो भी देना है, हीटिंग, कूलिंग, सब कुछ देके हम अपना टैंक बना लिए हैं। नाउ इट्स टाइम टू रिफिल द वाटर। पानी का प्रिपरेशन हो चुका है, पानी हम बना चुके हैं, अब ये पानी हम अपने टैंक में डालेंगे और पानी डालने के बाद कैसे लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है टैंक का, ये हम जानेंगे कि हमारा वेटिंग पीरियड क्या है, क्यों है और क्या वेटिंग पीरियड है। दैट इज अंडर द टॉपिक ऑफ मैच्योरेशन एंड इट्स प्रोसेस, जहाँ पर हम मरीन एक्वेरियम स्टैब्लिश कर रहे हैं आर्टिफिशियल इन द सेंस, नेचर में तो वो नेचुरली रहते हैं, जब भी हम अपने घर में नेचर को उठा के ला रहे हैं तो वो आर्टिफिशियली हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उनका सारा इकोसिस्टम बना रहे हैं, जहाँ पर जीरो से हम स्टार्ट कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द स्क्रैच।
वहाँ पर उस टैंक में पहले से कोई बैक्टीरिया मौजूद नहीं होने की वजह से वो टैंक का कंप्लीट जो मैच्योरेशन पीरियड है वो है 0 to 90 डेज। एक मरीन एक्वेरियम को मैच्योर होने में 90 डेज टाइम लगता है। जी हाँ, आपने सही सुना। विथ अ लॉट्स ऑफ पेशेंस यू हैव टू कीप वेट टू बी मैच्योर योर टैंक फॉर 90 डेज। क्योंकि शुरुआती टैंक में आपके यहाँ पर कोई अमोनिया नहीं रहता है। अमोनिया नहीं रहने से, नाइट्रोजन वेस्ट नहीं रहने से, अमोनिया नहीं रहने से बैक्टीरियल सर्कुलेशन, बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन या बैक्टीरियल जो मैच्योरेशन है वो नहीं होता है। तो बैक्टीरियल साइकिल ही शुरू नहीं होता है। तो इसलिए इनिशियल लेवल पे हमें फोर्सफुली मैनुअली अमोनिया को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। अमोनिया के लिए हम 1-2 फिशेस भी डाल सकते हैं या अमोनिया के लिए हम कुछ एक्सटर्नल सोर्स भी डाल सकते हैं, सो दैट अमोनिया धीरे धीरे वहाँ बढ़ता जाए और अमोनिया बढ़ने के बाद ही बैक्टीरियल कॉलोनी स्टार्ट होता जाएगा। तो इसके लिए जो मिनिमम टाइम फ्रेम की जरूरत होता है वो है 0 to 90 डेज। शुरुआती 7 से 10 दिन के अंदर जब आप पानी को टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद आप देखेंगे थोड़ा नाइट्रेट लेवल हाई हो रहा है। ये नाइट्रेट लेवल हाई होना बहुत एसेंशियल है और ज़रूरी भी है। नाइट्रेट लेवल हाई तभी होगा जब आपका बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन या बायोलॉजिकल डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, तभी अमोनिया ब्रेकडाउन होगा नाइट्रेट के तौर पर और नाइट्रेट लेवल हाई होगा। ये शुरुआती लेवल पे ज़रूरी भी है और अहम भी। तो इससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये खुशखबरी है कि बैक्टीरियल साइकिल स्टार्ट हो चुका है। जब तक ये बैक्टीरियल साइकिल स्टार्ट नहीं होगा तब तक नाइट्रेट पीक में नहीं जाएगा, और पीक में नहीं जाएगा तो वो डाउन में भी नहीं आएगा। आफ्टर द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ एक्वेरियम लाइटिंग कैन बी स्विच्ड ऑन, प्रेफरेबली यूजिंग द फॉलोइंग टाइम टेबल। डे 1 to 4 नो लाइट। शुरुआती दौर में, शुरुआती कुछ दिन में आपका एक्वेरियम का जो लाइट पीरियड है वो मैं जो टाइम टेबल बता दे रहा हूँ, इस टाइम टेबल के हिसाब से एक्वेरियम का लाइट जलाना चाहिए। इससे क्या होगा, मैच्योरेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत लोगों को इसका जानकारी नहीं है कि मेरीन एक्वेरियम मैच्योरेशन के साथ लाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर लाइट आप सही ढंग से, सही तरीके से नहीं जलाए तो मैच्योरेशन भी सही तरीके से सही टाइम पे नहीं होगा। तो लाइट किस टाइम पे कैसे जलाना चाहिए वो मैं वो टाइम टेबल आपको शो कर देता हूँ। डे 1 to 4 नो लाइट। शुरुआती जिस दिन डे 1 मतलब जिस दिन आप पानी डालें, सब कुछ सजाने गुछाने के बाद जिस दिन पहला दिन आप टैंक में पानी डाले, वो पहला दिन आपका हो जाता है डे 1। और डे 1 से लेकर डे 4 तक, 1 तारीख से लेकर 4 तारीख या डे 1 से लेकर डे 4 तक आपको कोई लाइट नहीं जलाना है। यस, एक्वेरियम में कोई लाइट नहीं जलाना है। एक्वेरियम को कंप्लीटली ब्लैंक या ब्लैक छोड़ देना है विदाउट लाइट। डे 5 में ब्लू और एक्टिनिक लाइट फॉर 2 आवर्स। डे 5 में आप लाइट जलाएंगे, वो भी सिर्फ ब्लू लाइट, एक्टिनिक लाइट वो भी 2 घंटे के लिए, 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे के लिए लाइट जलाएंगे। डे 6 ब्लू और एक्टिनिक लाइट फॉर 4 आवर्स। डे 6 में वही ब्लू लाइट, एक्टिनिक लाइट आप जलाएंगे सिर्फ 4 घंटे के लिए, नो व्हाइट लाइट। अभी तक व्हाइट लाइट इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। डे 7 ब्लू लाइट फॉर 6 आवर एंड मेन लाइट फॉर 2 आवर्स। डे 7 में ब्लू लाइट आपको 6 घंटा जलाना है और मेन लाइट 2 घंटा जलाना है। यहाँ पर मैं एक चीज क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ, ब्लू लाइट आप जब 6 घंटा जला रहे हो और मेन लाइट 2 घंटा जला रहे हो, मतलब 8 घंटा नहीं, 8 घंटा नहीं जलाना है, टोटल ही 6 घंटा जलाना है। वो कैसे? ब्लू लाइट 6 घंटा तक जलेगा और उसी 6 घंटे के अंदर कोई भी 2 घंटे में आप मेन लाइट भी जलाएंगे। नाउ डे 8 ब्लू लाइट फॉर 8 आवर्स एंड मेन लाइट फॉर 4 आवर्स। डे 8 में आप ब्लू लाइट 8 घंटे के लिए जलाएंगे और मेन लाइट 4 घंटे के लिए जलाएंगे। यहाँ पर भी सेम है। डे 8 में ब्लू लाइट 8 घंटा और मेन लाइट 4 घंटा, मतलब 8 और 4 12 घंटा लाइट नहीं चलेगा। ब्लू लाइट 8 घंटा जलेगा और उसी 8 घंटे के अंदर कोई 4 घंटा होगा जहां पर ब्लू लाइट के साथ ही मेन लाइट जलेगा। डे 9 ब्लू लाइट फॉर 10 आवर्स, मेन लाइट फॉर 6 आवर्स। यहाँ पर भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 10 आवर 6 आवर 16 घंटा लाइट नहीं जलाना है, टोटल ही 10 आवर जलाना है। उसमें से ब्लू लाइट 10 आवर जलेगा और मेन लाइट 6 आवर जलेगा। मतलब 10 आवर में से कोई भी 6 घंटा आप चॉइस कर लीजिएगा जहां पर ब्लू लाइट और मेन लाइट दोनों जलेगा और बाकी 4 घंटा सिर्फ ब्लू लाइट चलेगा। सो डे 9 में आपका लाइट का टाइमिंग हो गया ब्लू लाइट 10 आवर और मेन लाइट 6 आवर। ऑन डे 10 द एक्वेरियम लाइटिंग कैन बी इंक्रीज टू द फुल ड्यूरेशन ऑफ 12 आवर। फ्रॉम डे 10 ऑनवर्ड्स आपका ब्लू लाइट जलेगा 12 घंटा, पूरा फुल आवर 12 घंटा जलेगा, उसमें से 8 घंटा मेन लाइट जलेगा। मीन्स टोटल 12 घंटा ही आपको लाइट जलाना है। 12 घंटा में टोटल 12 घंटा ब्लू लाइट जला, उसमें से 8 घंटा आपका अदर मेन लाइट भी जला ब्लू के साथ, और सिर्फ 4 घंटा, सुबह का 2 घंटा और शाम का 2 घंटा सिर्फ ब्लू जलेगा। दैट इज द सीक्वेंस ऑफ लाइट। इस लाइट के ऊपर पानी का मैच्योरेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने पहले ही जब लाइट वाला पोर्शन हमने वीडियो शूट किया था, उस दिन वीडियो में हमने बता दिया था लाइट इज वेरी एसेंशियल पार्ट फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। इवन बैक्टीरिया प्रिपरेशन के लिए, बैक्टीरिया डेवलपमेंट के लिए, बैक्टीरिया साइकिल के लिए भी लाइट का बहुत अहम रोल होता है। सो लाइट इज वेरी एसेंशियल एंड क्रूशियल पार्ट फॉर आवर सिस्टम। तो लाइट किस समय में कितना जलाना चाहिए,
इनिशियल दौर पे ये बहुत अहम पार्ट है, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है। अगर सब कुछ सही ढंग से आपके टैंक में चला, सही तरीके से आप सब कुछ मेंटेन कर पाए, तो 10 दिन से लेकर 14 दिन के अंदर आप नोटिस कर सकते हो आपका नाइट्रेट लेवल धीरे धीरे ड्रॉप हो रहा है। कंप्लीटली नहीं, थोड़ा थोड़ा करके ड्रॉप हो रहा है। इसका मतलब अगर नाइट्रेट लेवल थोड़ा थोड़ा ड्रॉप हो रहा है, इसका मतलब आपका बैक्टीरिया अच्छी तरह फॉर्म हो चुका है, फॉर्म हो रहा है, और वो डीनाइट्रिफिकेशन और डीमिनरलाइजेशन ये प्रोसेस को स्टार्ट कर चुका है। बट it does not mean that you can go ahead and add fish and invertebrates to the system. बहुत क्रूशल पॉइंट, नोट। बट इट डज नॉट मीन कि नाइट्रेट लेवल तो थोड़ा कम हो रहा है, अब तो हम बहुत सारा मछली छोड़ सकते हैं, बहुत सारे इन्वर्टिब्रेट छोड़ सकते हैं। नहीं, नाइट्रेट लेवल थोड़ा कम हो रहा है, बैक्टीरिया थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप 15 दिन बाद उसमें जो चाहे मछली छोड़ दी या जो चाहे इन्वर्टिब्रेट डाल दिए। अक्सर बिगिनर्स ये गलती कर बैठते हैं। This is where not only beginners but also many experienced aquarists make a mistake. You must be patient, for the aquarium is by no means full cycle or mature, even if nitrate level has dropped to 0. Very 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 important point. ये बिगिनर्स तो ऐसा गलती करते हैं, इवन बहुत सारे एक्सपीरियंस हॉबीज भी ये गलती कर देते हैं ओवर कॉन्फिडेंस के चलते। आपको मेरीन एक्वेरियम हमेशा पेशेंस के साथ ही रखना चाहिए, पेशेंस के साथ ही करना चाहिए। आपको मेरीन एक्वेरियम में पूरा फुल मैच्योरेशन टाइम देना चाहिए, 0 से लेकर 90 डेज तक। अगर इस बीच आपका नाइट्रेट लेवल 0 ही क्यों ना हो जाए, अगर एमोनिया लेवल, नाइट्रेट लेवल आपका टेस्ट करते हुए 0 ही क्यों ना आ जाए, तब पर भी आपको पूरा टाइम देना चाहिए मैच्योर का, अगर आप एक स्टेबल मेरीन एक्वेरियम चाहते हो। अक्सर यहाँ पर हॉबीस्ट और दुकानदार सारे लोग यही गलती कर जाते हैं, नाइट्रेट लेवल तो 0 हो गया है, चलो मछली डाल देते हैं। नाइट्रेट लेवल तो 0 हो गया है, चलो इन्वर्टिब्रेट डाल देता है। नाइट्रेट लेवल 0 हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि नाइट्रेट लेवल फिर बढ़ नहीं सकता है। वो 0 तो हो गया क्योंकि उसमें बायो लोड ही नहीं है, नाइट्रोजन सब्सटेंस ही नहीं है, जितना थोड़ा बहुत था उतना बैलेंस हो गया, लेकिन बैक्टीरिया तो सफिशिएंट ग्रोथ नहीं हुआ है तब तक। अगर आप उसमें उस वक्त तुरंत बायोलोड डाल दोगे, बैक्टीरिया उसमें सफिशिएंट नहीं हो पाएगा उसको बैलेंस करने के लिए, नाइट्रेट लेवल फिर पिक ले लेगा और ड्रास्टिकली सारा फिश डैमेज हो जाएगा, मर जाएगा। ओवरऑल आप कितना भी फिल्ट्रेशन अच्छा लगा लो, ट्रिकल फिल्टर हो, आपका बहुत अच्छा फिल्टर हो, जो भी आप लगाओ, आपका मैच्योरेशन टाइम 90 से लेकर 100 डेज तक आपका लगना ही लगना है। तो आपको इतना दिन का पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एक सक्सेसफुल मेरीन एक्वेरियम या रीफ टैंक के लिए प्लान कर रहे हैं। तो मैं ग्राफ शो कर रहा हूँ, ये पीएच स्टेबिलिटी का ग्राफ है, ये ग्राफ जरूर देखिए, समझिए। अ गुड इंडिकेटर ऑफ अ फुल्ली मैच्योर एक्वेरियम इज द पीएच स्टेबिलिटी। पीएच स्टेबिलिटी है एक फुल्ली मैच्योर एक्वेरियम का इंडिकेटर। शुरुआती दौर पे जब आप मेरीन एक्वेरियम को सेट करोगे, शुरुआती दौर पे पीएच काफी ज्यादा बढ़ जाता है, फिर धीरे धीरे पीएच ड्रास्टिकली फॉल भी करता है। शुरुआती दौर पे 7 से 14 दिन के अंदर, 7 से 10 दिन के अंदर पीएच बढ़ जाता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है, ऐसे अप डाउन करते करते लगभग 32 दिन के अंदर पीएच ड्रॉप होता है, काफी हद तक पीएच ड्रॉप हो जाता है। फिर धीरे धीरे पीएच बढ़ते बढ़ते 70 डेज ऑनवर्ड्स पीएच स्टेबल होने लगता है। उससे पहले पीएच स्टेबल नहीं होता है। पीएच का स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑर्गेनिक एसिड, जो एमोनियम से ब्रेक डाउन हो रहा है, फिनॉल, ऑर्गेनिक एसिड से फिनॉल, हम जो हमारे बैक्टीरियल सर्कुलेशन में पढ़े थे, जाने थे, वहां पर वो ऑर्गेनिक एसिड से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो जब तक हमारा पीएच बैलेंस नहीं होता है, पानी पूरी तरह मैच्योर नहीं होता है। अक्सर ये गलती कर देते हैं लोग कि पानी का मैच्योरिटी नाइट्रेट या अमोनिया से डिनोट करते हैं। नहीं, नाइट्रेट 0 भी हो सकता है, अमोनिया 0 भी हो सकता है, फिर भी पानी मैच्योर नहीं होगा। मेरीन एक्वेरियम का पानी मैच्योर डिनोट किया जाता है पीएच के स्टेबिलिटी से। जब तक पीएच स्टेबल नहीं होगा तब तक पानी मैच्योर नहीं होगा। मेक इट क्लियर। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि कंप्लीट मेरीन एक्वेरियम इज सब्जेक्टिव, इज रेस्पेक्टिव टू ईच एंड एवरी सिचुएशन। आपका टैंक का साइज क्या है, पानी का वॉल्यूम क्या है, फिल्ट्रेशन क्या है, फिल्ट्रेशन में आप क्या मशीन दे रहे हैं, क्या इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं, कितना रॉक दे रहे हैं, कैसा रॉक दे रहे हैं, लाइव रॉक, डेड रॉक दे रहे हैं, लाइव सैंड, डेड सैंड दे रहे हैं, क्या सबस्ट्रेट दे रहे हैं, क्या सॉल्ट दे रहे हैं, किस कंपनी का सॉल्ट दे रहे हैं, क्या डेंसिटी रख रहे हैं, इनिशियल डेंसिटी आपका क्या है, इनिशियल सैलिनिटी क्या है आपका, ये सारे पैरामीटर में डिपेंड करता है कि पीएच स्टेबल कब होगा। ऐसा नहीं कि हर मेरीन में पीएच 50 दिन में स्टेबल होता है या 70 दिन में स्टेबल होता है। किसी का 50 दिन, किसी का 60 दिन, किसी का 70 दिन, किसी का 90 दिन। लेकिन ओवरऑल ये है ग्राफ। ये जो मैं ग्राफ दे रहा हूँ 50 दिन के स्टेबिलिटी वाला, 50 दिन से 70 दिन के स्टेबिलिटी वाला, ये ग्राफ डिपेंड करता है, ये ग्राफ किस कैलकुलेशन पे ऊपर डिपेंड कर रहा है, जब आपका 250 लीटर का टैंक हो, 55 गैलन, अप्रोक्सीमेटली 250 लीटर का आपका टैंक हो, जहां पर आपका प्रोटीन स्कीमर कम से कम आपका 700 लीटर पर आवर की स्पीड से हो, प्रोटीन स्कीमर 700 लीटर पर आवर कैपेसिटी हो। कैल्कुरियस एल्गी अपीयर यूजुअली आफ्टर 50 to 60 डेज। मींस कैल्कुरियस एल्गी मींस कोरालाइन एल्गी। जब आपका मेरीन एक्वेरियम स्टैब्लिश हो गया और ये नेचुरल इक्विलिब्रियम में आ गया,
तो इसमें कैल्केरियस एल्गी मीन्स जो एल्गी कैल्केरियस मटेरियल से पैदा होते हैं, मीन्स जिसे हम कोरालाइन एल्गी के नाम से जानते हैं, उसे कैल्केरियस एल्गी भी कहते हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट के थ्रू, कैल्शियम के थ्रू वो अपने आप को जनरेट करते हैं, गैदर करते हैं। ये लगभग 50 से 60 दिन के बाद पनपना शुरू होता है, स्टेबल होना शुरू होता है, ग्रो करना शुरू होता है। कैल्शियम धीरे धीरे स्टेबल होना शुरू होता है 32 दिन के बाद से, 31 दिन के बाद से, 31 डेज के बाद से धीरे धीरे कैल्शियम स्टेबिलिटी में आता है। और कैल्शियम स्टेबिलिटी होने के 1 महीना बाद कोरालाइन एल्गी का जनरेशन स्टार्ट होता है, पनपना शुरू होता है। वेयरएज कैल्शियम कार्बोनेट केज हार्डनेस, वाटर का जो हार्डनेस है वो स्टेबल होता है लगभग 70 दिन बाद। पहला 70 दिन 90 दिन तो आपको बस कुछ गिने चुने फिशेस या इन्वर्टिब्रेट से आपको काम चला लेना है। आपका मेन जो प्राइम फोकस है, ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो ड्रीम प्रोजेक्ट आप प्लान कर सकते हो आफ्टर 90 डेज, वही सही डिसीजन होता है। अक्सर ये सारे हॉबीज या सारे दुकानदार ये गलती कर जाते हैं कि पैरामीटर को जाने बिना, समझे बिना ही जल्दी जल्दी शुरू कर देते हैं। और अक्सर मेरे पास तो हजारों एग्जांपल्स हैं जो मेरिन शुरू करते हुए मेरिन खत्म भी हो गया 90 डेज में। अरे मेरिन एक्वेरियम स्टेबिली तो शुरू होता है 100 दिन बाद, और 100 दिन के अंदर तो उनका हॉबी खत्म हो जाता है। यह सच है कि नहीं? आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं? आप मेरिन एक्वेरियम बनाए हो, कुछ दिन में मछली डाल दिए, कुछ दिन बाद मछली सारा मर भी गया, और 100 दिन के अंदर आप मेरिन एक्वेरियम बेच भी डाले। यही गलती, आपके जैसा ये गलती बहुत लोग करते हैं, और ये गलती आपकी गलती नहीं है, ये जानकारी कम होने की गलती है कि आपके पास सही जानकारी नहीं है कि मेरिन एक्वेरियम तो स्टेबल ही होता है 100 दिन के बाद, तो उससे पहले हम कैसे स्टेबिलिटी का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। इस जानकारी के, सही जानकारी के अभाव के वजह से, ये सही जानकारी के कमी की वजह से बहुत लोगों का बहुत पैसे का नुकसान होता है, बहुत फिशेस का नुकसान होता है, इन्वर्टिब्रेट का नुकसान होता है, और पेशेंस ना होने की वजह से पूरा सिस्टम, पूरा मेरिन हॉबी का ही नुकसान होता है। लोग कहते हैं मेरिन बहुत गंदा चीज है, टिकता ही नहीं है, पैसा पूरा बर्बाद हो गया। लेकिन पैसा मेरिन से बर्बाद नहीं हुआ, आपके गलत डिसीजन से और गलत टाइमिंग की वजह से बर्बाद हुआ, सही जानकारी ना होने की वजह से बर्बाद हुआ। जो आपको गाइड कर रहा है, जो आपको मेरिन सेल कर रहा है, जो आपको मेरिन दे रहा है, उन्होंने सही गाइडेंस आपको नहीं दिया है, इसकी वजह से आपका मेरिन बर्बाद हुआ। मेरिन खराब नहीं है। अगर आप मेरिन को सही ढंग से जानो, सही ढंग से परखो, सही ढंग से करो, तो मेरिन बहुत ही अच्छा है। आपको हमारा ये जानकारी, हमारा ये सीरीज कैसा लग रहा है, ये हमारे कमेंट में आप जरूर बोलिए, जरूर बताइए, ताकि हमको भी पता चले कि हमारा ये सीरीज आपको कैसा लग रहा है, कितना एनर्जी मिल रहा है आपको। आपके कमेंट के ऊपर हमें भी एनर्जी मिलेगा। और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बहुत 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 ज़्यादा शेयर कीजिए, सो दैट हमारा चैनल इतना ज़्यादा सर्कुलेट होता रहे और हम उतना ज़्यादा वीडियो बनाते रहें आपके लिए, आपके जानकारी के लिए। वाटर मैचुरेशन पे एल्गी इंडिकेटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल या सिम्टम आप कह सकते हो। एल्गे आर वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द स्टेट ऑफ एन एक्वेरियम ड्यूरिंग इट्स मैचुरेशन फेज। एक्वेरियम जैसे जैसे आपका मैच्योर होता जाएगा, उसमें तरह तरह के एल्गी डेवलप होते जाएंगे, डेड होते जाएंगे, फिर डेवलप होंगे, फिर डेड होंगे। वो एल्गी ही आपको वो सिम्टम दे देगा, एल्गी ही आपको बता देगा। एल्गी का जो कलर, एल्गी का जो पैटर्न, एल्गी का जो लिविंग और डाइंग जो फीचर है, वो आपको बता देगा कि आपका एक्वेरियम किस तरह मैच्योर हो रहा है, आपका अमोनिया नाइट्रेट लेवल किस तरह अप डाउन हो रहा है, या पीएच लेवल किस तरह से अप डाउन हो रहे हैं। हालांकि ये आपके लिए या जनरल पब्लिक या नए हॉबीज या कोई भी नए दुकानदार के लिए जानना बहुत बहुत दिक्कत है। हालांकि हम लोग हजारों मेरीन एक्वेरियम बना चुके हैं, बनाते हैं, सैकड़ों मेरीन एक्वेरियम बना रहे हैं और डील कर रहे हैं, तो हमारे लिए अभी टेस्ट किट की भी काफ़ी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम एक्वेरियम के मैचुरेशन लेवल, बस पानी का कलर, एल्गी का सिचुएशन देख के भी हम समझ पाते हैं कि एक्वेरियम किस स्टेट में है। तो ये एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका एक्सपीरियंस सालों का है, बहुत दिन का है, तो आपको भी ये पता चल जाएगा धीरे धीरे। ये रहा आपका एल्गी चार्ट। ये मैं ग्राफ के थ्रू आपको समझा रहा हूँ कि कौन सा एल्गी किस ड्यूरेशन में बढ़ता है, किस ड्यूरेशन में घटता है, और एल्गी का जो पैरामीटर है किस तरह अप होता है, डाउन होता है, ये सारा मैं आपको इस ग्राफ के थ्रू समझा रहा हूं। ये ग्राफ वीकली वाइज डिनोटेड है कि कितने वीक में कैसा एल्गी किस तरह डेवलप करता है। चलिए आज के लिए इतना ही। आज हमने जो सीखा ये इस एपिसोड में, एपिसोड नंबर 8 में, दैट मैचुरेशन एंड इट्स प्रोसेस। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा जानकारी मिला और बेहतर मेरीन बनाने के लिए मैं आपके साथ हूं। जो भी जानकारी के थ्रू हेल्प हो या फिजिकल कोई भी सहायता की जरूरत हो, आप बेझिझक हमें कांटेक्ट कीजिए, हमें मेल कीजिए या कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक चीज मैं क्षमा चाहते हुए आपको बोल दे रहा हूं कि आप काफी समय कॉल या व्हाट्सएप में मैं राइट टाइम पे रिस्पॉन्स नहीं कर पाता हूं, क्योंकि मेरा बहुत सारा कॉल और व्हाट्सएप आता रहता है या मैं किसी सेटअप के काम में रहता हूं, तो लेकिन मैं जरूर उसे कॉल बैक या व्हाट्सएप भी रीबैक कर देता हूं अपने टाइम, जब भी मुझे थोड़ा टाइम मिलता है। खासकर आधी रात को काफी ज्यादा मैं रात को रिप्लाई करता हूं, इसलिए कोई भी दिन में फोन करता है तो मैं बोलता हूं रिप्लाई मैं रात को कर दूंगा। रात को जब बेड टाइम होता है तो मैं सारे लोगों को रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं और करता भी हूं। तो एनीवे, आगे का जो एपिसोड है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वाटर मैनेजमेंट एंड इट्स कंट्रोल।
मरीन एक्वेरियम का वाटर मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, उसका कंट्रोल क्या देखना पड़ता है, क्या पैरामीटर देखना पड़ता है, जानना पड़ता है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, वाटर मैनेजमेंट के ऊपर हमारा 9th एपिसोड होने वाला है। और हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, आपका बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद, हर हर महादेव।